दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे बच्चों और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज हम लोग करेंगे लक्ष्मण पोयम तोरू दत्त के द्वारा जो लिखी गई है। ठीक है, बहुत बड़ी पोयम है, 22 स्टेंजाज हैं पोयम के अंदर। मैं ट्राई तो ये करूंगा कि 2 वीडियोस में सिमटा दूं उसको पूरा। मैं ट्राई करूंगा, देखो आज 11 स्टेंजाज आज कर लें, 11 स्टेंजाज कल कर लें, इस तरीके से। बट देखो ऐसा है कि कोई 11 स्टेंजा कराने में बहुत टाइम लगता है, 40 से 45 मिनट की वीडियो बन सकती है। मैं ट्राई करूंगा कि बेस्ट तरीके से समझा सकूं और जल्दी से जल्दी कर सकूं, ताकि दोनों चीज जाए, मतलब वीडियो बहुत लंबी भी ना हो और प्लस बेस्ट तरीके से समझा भी सकूं, ये कोशिश की जाएगी। तो देखो, इसको मैं बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब पे कहीं पर भी किसी भी तरीके से, है ना। इसको एक बार देख लिया तो आपने, ये मतलब इस टॉपिक पे, लक्ष्मण टॉपिक पे तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑथर के बारे में जानना जरूरी है अपने लिए, है ना, अबाउट द ऑथर। तो तोरू दत्त एक्चुअल में 1856 में पैदा हुई थी, 1877 में डेथ हो गई थी। लाइफ स्पेन था ओनली 21 ईयर्स ऑफ एज, ये जी। अगर इसका लाइफ का जो आप ड्यूरेशन देखो 1856 टू 1877, तो ब्रिटेन में इस वक्त विक्टोरियन एज चल रहा था, यानी एक तरह से क्या थी, विक्टोरियन एज की पोइट बोल सकते हैं, परंतु क्योंकि ब्रिटेन से बिलोंग नहीं करती थी इसलिए, इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करती थी इसलिए हम लोग ऐसे नहीं मानते। बाकी वो एज विक्टोरियन एज था जिस टाइम पे ये अपनी पोइट्री लिख रही थी। ये बंगाली फैमिली से बिलोंग करती थी, अच्छी खासी रेपुटेड बंगाली फैमिली से बिलोंग करती थी, है ना। मतलब इनके फादर मैजिस्ट्रेट वगैरह कुछ तरह के पद पे थे और काफी अच्छी बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हैं, है ना। 3 भाई बहन थे टोटल मिला के, एक भाई था और एक सिस्टर और थी, ये सबसे छोटी थी। और सबके सभी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई। भाई तो शायद 10-11 साल की उम्र में मर गया था और फिर बहन भी जल्दी चल बसी और ये भी जल्दी 21 ईयर्स ऑफ एज में डेथ हो गई। तो तीनों भाई बहन बहुत जल्दी एज में खत्म हो गए। इनके कलेक्शंस, पोइट्री के कलेक्शन कौन कौन से थे? देखो, ये 2 फेमस कलेक्शंस है। अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स 1876 में आया था, कुछ 165 के समथिंग इसमें पोएम्स हैं। और फ्रेंच भाषा से कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखी थी उन्होंने। ये पूरा कन्वर्टेड ट्रांसलेटेड है, मतलब अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स ट्रांसलेटेड कलेक्शन है। फ्रेंच भाषा में लिखी गई पोएम्स को इन्होंने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा। और फिर आया एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882 में, जिसमें इंडिया इंडिया की जो मिथ्स हैं, कहानी है वगैरह, उन सबको इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। इनको इनकी मदर है ना पुरानी पुरानी कहानियां सुनाया करती थी, राम लक्ष्मण इस तरह की जो पुरानी रामायण महाभारत और पुराणात से जो कहानियां हैं, स्टोरीज है ना, वो इनको उनकी मदर सुनाया करती थी। ये बड़ी इंस्पायर हुई और फिर इन्होंने खुद ने उस पर और काम किया और ये पूरा कलेक्शन निकलवाया। वैसे ये एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये इनकम्प्लीट था ये कलेक्शन, एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये अनफिनिश्ड ही रह गया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 77 में इनकी डेथ हो गई और ये कलेक्शन तो 82 में आया था डेथ के बाद में इनके, है ना। तो ये अनफिनिश्ड ही रह गया, मतलब पूरी तरह से फिनिश नहीं हो पाया, खत्म नहीं हो पाया। पर इसमें पूरी आपको लेजेंड्स, नाम से पता लग रहा है, एंशिएंट बैलेड्स पुरानी कहानियां, गीत, और लेजेंड्स यानी ये जो कहानियां है ना अपनी, वही स्टोरीज के लिए बोला गया है। हिंदुस्तान की जो बड़ी स्टोरीज रही हैं पास्ट की, उनको इन्होंने लिखा है इसमें एक तरह से पोएम के फॉर्म में, ठीक है। नॉवेल्स भी थे इनके एक्चुअल में ये है, ये फ्रेंच नेम है, पढ़ाम ऐसे आएगा नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। तो इसमें ये देख लो आपकी, ये फ्रेंच में लिखा एक नोवेल था। एक्चुअली पहली इंडियन राइटर थी जिन्होंने फ्रेंच में नोवेल लिखा, ठीक है। फिर बियांका, एक यंग स्पेनिश मेडन, ये भी एक नोवेल है और ये एक्चुअल में लिखा गया है इंग्लिश में। तो ये कह सकते हो ऐसी पहली इंडियन राइटर भी हैं जिन्होंने इंग्लिश में भी नोवेल लिखा और जिन्होंने फ्रेंच में भी नोवेल लिखा, दोनों ही भाषा में ये नोवेल लिखने वाली पहली इंडियन बोल सकते हैं इनको, ठीक है। ओके, ये स्पेलिंग रॉन्ग है लक्ष्मण की, ठीक है। लक्ष्मण जो पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं ना, ये कलेक्शन किस कलेक्शन का हिस्सा है? एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1882 में आया था, इस वाले का हिस्सा है, ठीक है। इस पोएम का कलेक्शन का पार्ट है। फिर इनकी डेथ हो गई, डेथ टीबी से हो गई थी। टीबी से इनकी मतलब केवल 21 साल की, 21 ईयर्स ऑफ एज में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये हमने ऑथर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली कि वो कौन थी, कहाँ से थी, किस तरह की राइटिंग्स उन्होंने लिखी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन टेक्स्ट पे, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हार्क लक्ष्मण, हार्क अगेन दैट क्राई। हार्क मतलब होता है लिसन, सुनो। सुनो लक्ष्मण सुनो, अगेन दैट क्राई, फिर से वही आवाज। देखो ये पोएम है ना, ये आपने रामायण सबने देखी होगी, मैं जहां तक एज्यूम कर सकता हूँ सबने देखी होगी रामायण। रामायण में जब राम और मतलब राम एक्चुअल में उस हिरण को पकड़ने गया था, जो सीता जी ने बोला था उनको कि आप जाओ हिरण मेरे लिए लाओ, है ना। तो जब हिरण को तीर मारता है तो हिरण एक्चुअल में कौन था? मारीच था, जो रूप बदल के आया हुआ था। तो वो जोर जोर से चिल्लाता है, लक्ष्मण बचाओ मुझे, लक्ष्मण, इस तरह के। तो ये उस वाले सीन पर ये पोएम लिखी गई है कि जब राम चिल्लाता है और सीता और लक्ष्मण साथ में होते हैं, वो कहीं और होते हैं और राम जी गए हुए हैं उस हिरण को पकड़ने के लिए, तब वो चिल्लाते हैं। मतलब वो क्या, मतलब हिरण चिल्लाता है जिसको तीर मारा होता है, ठीक है। हाँ,
तो ये वो सीन है कि हार्क लक्ष्मण हार्क अगेन दैट क्राई, सीता जी बोल रही हैं कि सुनो लक्ष्मण सुनो, अगेन दैट क्राई, फिर से वही आवाज। क्या बोल रही है कि वो फिर से वही आवाज, यानी राम जी की चिल्लाने की आवाज आ रही है, उसके लिए बोल रहे हैं कि सुनो लक्ष्मण सुनो, दोबारा वही आवाज आई है चिल्लाने की। इट इज माई हस्बैंड्स वॉइस, यह मेरे पति की आवाज है। वो बोल रहे हैं मेरे पति की आवाज है। देखो हार्क दो बार इस्तेमाल हुआ है, हार्क लक्ष्मण हार्क, सुनो लक्ष्मण सुनो, यानी सुनने पे जोर दिया जा रहा है कि तुम ध्यान दो। रिपीटिशन है ना, क्या है ये, रिपीटिशन है। और रिपीटिशन जब ऐसे वर्ड्स का बार बार होता है ना, एक ही शब्द वर्ड का बार बार, इसका मतलब वो एम्फेसिस, यानी कि या तो जोर देने के लिए इस्तेमाल किया गया है, एम्फेस के लिए, या फिर वो है पोइट्री में म्यूजिक के तौर पे, यहाँ पे ये जोर देने के लिए। दो तरीके, रिपीटिशन दो तरीके इस्तेमाल होता है, या तो एम्फेसिस जोर देने के लिए, या फिर म्यूजिकल इफेक्ट के लिए। तो यहाँ पे म्यूजिकल इफेक्ट के लिए नहीं है, यहाँ पे ये जो है जोर देने के लिए, कि वो सुनने पे जोर दे रही हैं कि सुनो लक्ष्मण सुनो, दोबारा वही आवाज चिल्लाने की, इट इज माय हस्बैंड्स वॉइस, यह है मेरे पति की आवाज, ये मेरे हस्बैंड की आवाज, ये राम की आवाज है। ओ हेशन टू हिज सुकर फ्लाई, है ना, ओ जल्दी करो टू हिज सकर फ्लाई, मतलब सकर का मतलब है हेल्प, कि जल्दी करो, जल्दी से जाओ टू हिज सकर, उनकी हेल्प के लिए जल्दी से तुम जाओ। नो मोर हैज यू डियर फ्रेंड अ चॉइस, नो तुम्हारे पास में कोई और चॉइस भी नहीं है डियर फ्रेंड, वो लक्ष्मण को डियर फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही है, एक मित्र की तरह, कि कि तुम्हारे पास में अब कोई और चॉइस भी, नो मोर हैज यू, ये हैज से हैज यू, नो मोर हैज यू, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं है, अ चॉइस डियर फ्रेंड, तुम्हारे पास में कोई चॉइस नहीं है जाने के सिवाय, तुम यार वेट मत करो, तुम जाओ, वो पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उनकी मदद के लिए, जाओ, तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, जाना पड़ेगा। ही कॉल्स ऑन दी, वो तुम्हें बुला रहे हैं, परहैप्स हिज फोज एनवायरन हिम ऑन ऑल साइड्स, हो सकता है परहैप्स शायद, हिज फोज उनके दुश्मनों ने, एनेमी, एनिमी होता है ना, फोज, उनके दुश्मनों ने एनवायरन हिम ऑन ऑल साइड्स अराउंड, चारों तरफ से घेर लिया है उनको, चारों तरफ से उनके दुश्मनों ने घेर लिया, ऐसा संभव हो सकता है, इसलिए जाओ उनकी मदद करो, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। दैट वेल, ये पुकार, इट मीन्स डेथ फाइनल थ्रोज, इसका मतलब है मृत्यु अपने आखिरी दाव खेल रही है, उनके पास में पहुंच गई है, कहने का मतलब ये है मृत्यु उनके करीब पहुंच गई है। वाई स्टैंड यू एज मैजिक बाउंड, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, जैसे कि तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया हो और तुम यहीं खड़े रह गए हो, मतलब तुम यहाँ बुत बन के क्यों खड़े हो, जैसे कि तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया हो कि तुम हिल नहीं पा रहे हो, इस तरीके से क्यों खड़े हो, वो तुम्हें पुकार रहे हैं, हो सकता है वो दुश्मनों से घिरे हुए हो, जाओ उनकी मदद के लिए जाओ। दैट वेल, ये उनकी पुकार है। तो ये पहला स्टेंजा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इज दिस ए टाइम फॉर थॉट, क्या यह समय सोच विचार करने का है, इज दिस ए टाइम फॉर थॉट, क्या ये सोच विचार करने का समय है। ओ गर्ड दाई ब्राइट स्वॉर्ड ऑन, गर्ड का मतलब होता है प्रिपेयर करना, किसके लिए प्रिपेयर करना, युद्ध के लिए प्रिपेयर करना, है ना। ओ गर्ड दाई ब्राइट स्वॉर्ड ऑन, अरे तुम्हारी चमकदार तलवार को तैयार करो, एंड टेक दाई बो, और अपने धनुष को ले जाओ। ही हीड्स नॉट, अब देखो वो सब रिक्वेस्ट कर रही है, वो बोल रही है उनको, और फिर साथ में बोलेंगी ही हीड्स नॉट हियर्स नॉट एनी वर्ड, ये तो मेरी आवाज नहीं सुनता है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ही हीड्स नॉट, वो मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा, हियर्स नॉट एनी वर्ड, मेरी एक भी शब्द नहीं सुन रहा है मेरा। उनसे लक्ष्मण जी को लगातार बोल रही है सीता जी, और साथ में वो ये भी बोल रही हैं, जब लक्ष्मण जी ने कोई मतलब रेस्पॉन्स नहीं दिया, तब सीता जी क्या बोल रही हैं, तब वो बोल रही हैं ही हीड्स नॉट, कि ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, हियर्स नॉट एनी वर्ड, और ना ही कोई मेरी बात सुन रहा है। एविल हैंग्स ओवर अस, हमारे ऊपर बुराई ने, मतलब बुराई चारों तरफ हमारे ऊपर मंडरा रही है, मतलब ये पक्का बुराई का असर है, कि भाई एक तरफ तो राम जी हैं जो चिल्ला रहे हैं मदद के लिए, और दूसरी तरफ उनका भाई लक्ष्मण यहाँ से हिल ही नहीं रहा है, ये पक्का बुराई का असर है। एविल हैंग्स ओवर अस, हमारे चारों तरफ हमें बुराई ने घेर लिया है, आई नो, मैं जानती हूँ। स्विफ्ट इन डिसीजन, प्रॉम्प्ट इन डीड, ब्रेव अनटू रैशनेस कैन दिस बी, कि जो इतने जल्दी डिसीजन लिया करता है, प्रॉम्प्ट इन डीड, तुरंत कार्य किया करता है, ब्रेव अनटू रैशनेस, और जल्दीबाजी मतलब हमेशा बहादुरी दिखाने के लिए आतुर रहता है, कैन दिस बी, क्या ये संभव है, कि द मैन टू हुम ऑल लुक्ड एट नीड, इज इट माई ब्रदर दैट आई सी, कि भाई जिस व्यक्ति की तरफ सभी नीड के तौर पे, मतलब जरूरत के तौर पे देखते हैं, द मैन टू हुम ऑल लुक्ड एट नीड, इज इट माई ब्रदर दैट आई सी, तो क्या मुझे वही भाई नजर आ रहा है, यानी वो लक्ष्मण की तरफ देखते हुए बोल रही हैं कि भाई जो हमेशा इतनी जल्दी, स्विफ्ट इन डिसीजन, यानी तुरंत डिसीजन लेता है, प्रॉम्प्ट इन डीड, और तुरंत ही अपने कार्य में लग जाता है, एकदम वो ऐसे जल्दीबाजी में बहादुरी दिखाता है, ब्रेव इनटू रैशनेस, कहने मतलब बहुत जल्दी वो काम में, मतलब किसी भी काम में कूद पड़ता है,
कैन दिस बी, क्या ये संभव है कि वही व्यक्ति जिसकी तरफ सब मतलब उसको जरूरत में याद करते हैं, इज इट माई ब्रदर दैट आई सी, वही व्यक्ति क्या मुझे मेरे भाई के रूप में सामने नजर आ रहा है, मतलब उनका देवर है लक्ष्मण, तो एक तरह से भाई के समान ही होते हैं, तो उनके लिए बोल रहा है क्या यही है जो मेरे सामने मुझे नजर आ रहा है, जो आज हिल भी नहीं रहा है यहाँ से, जो जल्दी इतनी जल्दी डिसीजन लेता है, इतनी जल्दी कार्य करता है, वो आज हिल भी नहीं रहा है यहाँ से, क्या ये वही व्यक्ति है? आगे देखते हैं। ओ नो एंड आई मस्ट रन अलोन, ओ नहीं मुझे तो अकेले ही जाना पड़ेगा। अब सीता जी मतलब खुद ही डिसाइड कर चुकी हैं कि मुझे तो अकेले ही जाना पड़ेगा, ये तो चलेंगे नहीं साथ में, ये तो जाएंगे नहीं, ये तो खुद तो जा नहीं रहे और मेरे साथ में भी नहीं जाएंगे, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। आई मस्ट रन अलोन फॉर फर्दर हियर आई कैन नॉट से स्टे, क्योंकि मैं यहाँ पे और अब अधिक समय के लिए रुक नहीं सकती हूँ। फॉर फर्दर, फा फा का रिपीटेशन एलिट्रेशन यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? एलिट्रेशन, क्योंकि फा एक क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ड की स्टार्टिंग मारी है, फोर फर्दर, फा फा, साथ में इसमें कॉन्सोनेंस भी है, स्पेशल कॉन्सोनेंस होता है ना, कैसे? फोर, फा फा, उसके तुरंत बाद वॉवल साउंड क्या आ रही है? फोर में ओ आ रही है, फै के बाद में फो, ओ, और फर्दर में फै के बाद में ए आ रही है, फर, अ, तो ओ और ए दोनों वॉवल साउंड बदल गए हैं। मैंने पहले बताया जब पहला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड हो परंतु उसके तुरंत बाद वॉवल साउंड बदल जाए तो वो कॉन्सोनेंस भी होता है। एलिटेशन तुम, और एलिटेशन के लिए तो सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही देखेंगे, फर्स्ट साउंड ही देखेंगे, फा, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, बस उतना बहुत है एलिटेशन के लिए तो। परंतु एक स्पेशल केस होता है कॉन्सोनेंस का, जिसमें हम लोग फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी नेक्स्ट जस्ट उसके बाद आने वाला वोवल साउंड भी चेक करते हैं क्या वो चेंज हो गया कि सेम, अगर चेंज हो गया तो वो कॉन्सोनेंस भी कहलाता है। ठीक है, तो बोलते हैं ओ नो, मुझे वो बोल रही है कि ओ नो आई मस्ट रन अलोन, मुझे तो अकेले ही जाना पड़ेगा, फॉर फर्दर हियर आई कैन नॉट स्टे, अब मैं और यहाँ रुक नहीं सकती। आर दाउ ट्रांसफॉर्म टू ब्लाइंड डम स्टोन, क्या तुम, आर यू, ये ए आर टी ने आर के लिए, आर यू ट्रांसफॉर्म्ड, क्या तुम बदल गए हो, टू ब्लाइंड डम स्टोन, एक अंधे और क्या बोलते हैं गूंगे पत्थर की मैं बदल गए हो। वो लक्ष्मण जी को बोल रही हैं कि क्या तुम एक गूंगे, और क्योंकि गूंगे को कुछ बोल मतलब सॉरी बोल नहीं रहे हैं ना, और ब्लाइंड मतलब अंधे, ब्लाइंड एंड डम, ब्लाइंड डम यानी ब्लाइंड यानी अंधे और डम यानी गूंगे, कि तुम एक अंधे जो देख नहीं पा रहे हो प्लस डम्ब कुछ बोल नहीं पा रहे हो, ऐसे पत्थर, क्यों पत्थर तो कुछ बोलते ही है नहीं, कुछ सुनते हैं नहीं, कुछ देखते हैं नहीं, वो तो निर्जीव चीज है, तो क्या तुम बदल गए हो एक ब्लाइंड डम्ब स्टोन, एक ऐसे पत्थर के रूप में बदल गए हो जो ना देख सकता है ना कुछ बोल रहा है। वेयरफॉर दिस इम्पियस स्ट्रेंज डिले, फॉर वॉट, वेयर फॉर मतलब फॉर वॉट रीजन, किस कारण से, दिस इम्पियस स्ट्रेंज डिले, ये जो तुम्हारा तुम देरी कर रहे हो है ना, और ड्यूटी नहीं निभा रहे अपनी, इम्पियस का मतलब जो ड्यूटी की तरफ मुंह मोड़ ले, मतलब ड्यूटी ना निभाए, कि किस कारण की वजह से ये ड्यूटी लेसनेस नजर आ रही है, तुम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हो, और ये मतलब अजीब सा डिले क्यों है, ये डिले, ये देरी क्यों कर रहे हो तुम, अजीब सी देरी क्यों कर रहे हो। वो लक्ष्मण जी को लगातार उकसा रही है, उनसे बोल रहे हैं कि तुम तो एक गूंगे और बेसिकली अंधे पत्थर की तरह समान हो गए हो, और ये किस किस वजह से तुम ये देरी कर रहे हो, व्हाई दिस डिले, दैट क्राई, दैट क्राई, वो देखो वो चिल्ला रहे हैं, ये देखो आवाज आ रही है चिल्लाने की, दैट क्राई, ये चिल्लाने की आवाज, दो बार आया फिर से, अगेन जोर देने के लिए, रिपीटेशन हो रहा है सेम ही शब्द का, ये जोर देने के लिए, दैट क्राई इट सीम्स टू रिंग स्टिल इन माय ईयर, ये मेरे कानों में बज रही है, गूंज रही है, ये जो उनकी चिल्लाने की आवाज है मेरे कानों में, इट सीम्स टू रिंग, रिंग मतलब गूंजना, स्टिल इन माय ईयर्स मेरे कानों में गूंज रही है, आई कैन नॉट बेयर, मैं ये सहन नहीं कर सकती, सस्पेंस, क्या मैं ये सस्पेंस सहन नहीं कर सकती कि वो उनको क्या हुआ है और तुम यहां से जा भी नहीं रहे हो, ये जो सस्पेंस क्रिएट हो गया मैं सहन नहीं कर सकती। इफ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग हिज डेथ एट लीस्ट वी बोथ कैन शेयर, अगर हम उनकी मदद करने में फेल हो जाते हैं, इफ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग, अगर हम मदद करने में फेल हो जाते हैं, हिज डेथ एट लीस्ट वी बोथ कैन शेयर, तो उनकी मृत्यु हम दोनों पर ही आएगी, हमें दोनों को ही बांटनी पड़ेगी, कहने का मतलब वो हम, उनकी मृत्यु कारण हम दोनों ही होंगे। ओ काम दाई सेल्फ विधेयन क्वीन, अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ओ काम दाई सेल्फ, अरे खुद को शांत रखो ओ विधेयन क्वीन, ओ विधेयन क्वीन, देखो विधेय की रानी, खुद को शांत रखो। सीता जी को विधेयी, वैदेही भी बोलते थे, क्या बोलते थे? वैदेही, वैदेही इसलिए बोलते थे क्योंकि जो उनके पिता थे जनक, उनको विधेय बोलते थे, विधेय बोलते थे। एक्चुअली में जनक क्या था कि विधेय इसलिए बोलते थे जनक को क्योंकि जनक को अपने, यानी विधेय वो होता है जिनको अपने शरीर से भी प्यार ना हो, वो अपने शरीर के भी परे चले गए हो, जो जिनको शरीर से भी लगाव ना हो, तो जनक को विधेय बोलते थे, तो उनकी बेटी को वैदेही बोलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं विधेयन क्वीन, कि ओ विधेयन क्वीन, तुम विधेयन क्वीन हो, वहां की रानी हो, नो कॉज इज देयर फॉर एनी फियर, है ना, तो तुम्हें डरने की
क्या आवश्यकता, है ना, कि ओ विधेयन क्वीन, तुम्हें डरने की क्या आवश्यकता, किस कारण से तुम डर रही हो। हैज यू हिज प्रोवेस नेवर सीन, क्या तुमने कभी उनकी पावर देखी नहीं है। यानी राम जी के लिए बोल रहा है कि क्या तुमने कभी उनकी पावर नहीं देखी है। वाइप ऑफ फॉर शेम दैट डास्टर टीयर, तो ये जो तुम्हारी क्या बोलते हैं चेहरे पे जो शेम नजर आ रही है, यानी कि तुम क्योंकि उन्हें शर्मिंदा कर रही हो, क्या तुम्हें उनकी पावर का पता नहीं है, अंदाजा नहीं है कि वो कौन है। तो तुम एक तरह शर्मिंदा कर रही हो दैट डास्टेड टीयर, अपने ये कॉवर्ड, डास्टेड का मतलब कॉवर्ड यानी कायर, कायर भरे आंसू निकाल के एक तरीके से शर्मिंदा कर रही हो। तो इस शर्मिंदगी वाले आंसुओं को पोंछ दो, वाइप ऑफ, वाइप ऑफ का मतलब पोंछ दो, इन शर्मिंदगी भरे आंसुओं को पोंछ दो, क्या तुम्हें उनकी पावर का अंदाजा नहीं है। वॉट बीइंग ऑफ डेमोनियन बर्थ कुड नेवर ब्रेव हिज माइटी आर्म, कोई भी व्यक्ति कितना ही राक्षसी प्रजाति का हो, वुड कुड एवर ब्रेव हिज माइटी आर्म, उनकी शक्तिशाली भुजा के सामने, मतलब कोई भी इतना साहसी नहीं है जो सामने आ सके, कोई भी ऐसा राक्षस नहीं है जो उनके सामने टिक सके। इज देयर ए क्रीचर ऑन अर्थ दैट डेयर्स टू वर्क आवर हीरो हार्म, क्या कोई भी ऐसा क्रीचर, कोई भी ऐसा प्राणी है इस धरती पर जो हमारे हीरो, आवर हीरो, वो हीरो बोल रहे हैं राम जी को, है ना, कि क्या हमारे हीरो को जो नुकसान पहुंचा सके, हार्म, है ना, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी प्राणी इस अर्थ पर नहीं है जो साहस कर सके, दैट डेयर्स, जो साहस कर सके, टू वर्क आवर हीरो हार्म, हमारे हीरो को नुकसान पहुंचाने का काम जो कर सके, ऐसा कोई भी प्राणी इस धरती पर तो नहीं है। हीरो हार्म, हा हा, अगेन हा क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, एलिट्रेशन। चेक करो कि इसमें स्पेशल कॉन्सोनेंट्स भी इस्तेमाल हो रहा है क्या। हीरो, हीरो में क्या आएगा, है के बाद में ई आ रहा है, वोवल साउंड ही, और हार्म, हार्म की में है के बाद में आ या आ साउंड आ रहा है, ठीक है, तो चेंज हो गया, तो इसमें कॉन्सोनेंस भी है। आगे बढ़ते हैं। द लॉयन एंड द ग्रिजली बियर, कि चाहे वो कोई शेर हो या ग्रिजली बियर या फिर कोई आक्रमण करने को उतारू भालू हो। कावर व्हेन दे सी हिज रॉयल लुक, वो सब कायरता से झुक जाते हैं, मतलब उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, राम जी के सामने, चाहे वो कोई लॉयन हो, चाहे कोई शेर हो, चाहे भालू हो, सब नतमस्तक हो जाते हैं। व्हेन दे सी हिज रॉयल लुक, जब उनका वो शाही लुक वो देखते हैं, उनके सामने जानवर जब आ जाते हैं तो उनका शाही लुक देख के ये सब नतमस्तक हो जाते हैं। सन स्टेयरिंग ईगल्स ऑफ द एयर, हिज ग्लैंस ऑफ एंगर कैन नॉट ब्रोक, और जो सन स्टेयरिंग ईगल्स यानी कि सूरज को हमेशा घूरते रहने वाले जो बाज होते हैं ना, हवा में उड़ने वाले बाज, हिज ग्लैंस ऑफ एंगर कैन नॉट ब्रोक, वो भी उनकी एक गुस्से की नजर को झेल नहीं सकते, कैन नॉट ब्रोक, यानी कि वो उसको झेल नहीं सकते, बियर नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो ईगल सूरज की रोशनी को बियर कर पाते हैं, सूरज को लगातार देख रहे हैं, उसकी रोशनी, उसकी चमक को सहन कर लेते हैं, वो राम जी की नजर की में जो गुस्सा है उसको सहन नहीं कर पाते हैं। पाइथन्स एंड कोबराज एट हिज स्ट्रीड टू देयर मोस्ट सीक्रेट कवर्ड्स ग्लाइड, और जो अजगर होते हैं, कोबरा होते हैं, पाइथन्स बड़े सांप अजगर जैसे, और कोबरा होते हैं सांप, ये एट हिज स्ट्रीड, जब उनकी चाल, जब राम जी की चाल सुनाई देती है तो इनको जैसे चाल की आवाज आती है उनकी, टू देयर मोस्ट सीक्रेट कोवर्ट्स ग्लाइड, वो अपने सबसे सीक्रेट खुफिया छुपने की जगह में जाके तुरंत भाग जाते हैं, यानी वहां जाके छुप जाते हैं उनकी आवाज, पैरों की आवाज सुन के। बोर्ड टू द डस्ट ईच सरपेंट हेड इरेक्ट बिफोर इन हुडेड प्राइड, और हर सांप जो, मतलब प्रत्येक जो सांप है ना, वो बोर्ड टू द डस्ट, मिट्टी में अपना सिर गड़ा लेता है उनके सामने, नतमस्तक हो जाता है रेस्पेक्ट के भाव में, बोर्ड सिर झुका देता है, टू द डस्ट मिट्टी में टच करते हुए, ईच सरपेंट हेड, हर सांप अपना सिर मिट्टी में घुसा लेता है, मतलब शर्म के मारे या फिर रेस्पेक्ट के मारे नीचे, सर नीचे कर लेता है अपना। इरेक्ट बिफोर इन हुडेड प्राइड, यानी कि अपना सिर वापस उठा के, फन को चौड़ा करके जैसे खड़े हो जाते हैं ना सांप, इस तरीके से खड़े होने से पहले एक बार वो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो देखो इसमें बताया गया है, राम की एक तरह से महिमा मंडन किया गया है कि किस तरीके से राम जी के सामने कोई भी जानवर, प्राणी, पक्षी कोई टिक नहीं सकता, सबके सब उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, डर जाते हैं उनसे। तो कोई भी मतलब राक्षसी प्रजाति का कैसा भी प्राणी क्यों ना हो, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ऐसा लक्ष्मण जी सीता जी को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, मेनली ये सरपेंट, इसमें है ना पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया गया है। पर्सोनिफिकेशन क्यों, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, व्यक्तिकरण, क्योंकि सरपेंट सिर झुका लेते हैं, ऐसा लग रहा है कोई इंसान ने सिर झुका लिया है, यानी सरपेंट्स को इंसानी गुण दे दिया है, ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। राक्षसास, दानव्स, डीमंस, घोस्ट एक्नॉलेज इन देयर हार्ट हिज माइट, चाहे वो राक्षस हो, दानव हो, डीमन हो, घोस्ट हो, भूत हो, राक्षस हो, चुड़ैल, कोई भी हो, ये सब एक ही के अलग अलग शब्द हैं, राक्षस, दानव, डीमन, है ना, ये चाहे कोई भूत हो, घोस्ट हो, एक्नोलेज इन देयर हार्ट हिज माइट, वो सब
सब उनकी शक्ति को मानते हैं, अपने दिल में उन्होंने इस बात को स्वीकार कर रखा है कि इनकी शक्ति को, राम जी की शक्ति को सब मानते हैं उनकी शक्ति को। एंड स्लिंक टू देयर रिमोटेस्ट कोस्ट इन टेरर एट इज वेरी साइड, और उनकी सिर्फ, यहां से देखते हैं, एट इज वेरी साइड, और उनकी सिर्फ नजर आ जाने से, राम जी अगर सामने नजर ही आ जाए ना, तो इन टेरर, तो डर के मारे वो सब अपने दूर दराज कहीं, कोस्ट का मतलब तो वैसे तट होता है, परंतु यहाँ कहने का मतलब अपनी छुपने की जगह पे, वो कहीं दूर दराज कहीं भी अपनी छुपने की जगह पे जाके तुरंत, स्लिंक का मतलब एकदम दबे पैर, दबे पैर चुपचाप से वो वहां से निकल लेते हैं। जैसे ही राम जी उनको नजर आते हैं और डर के मारे चुपचाप वहां से खिसक लेते हैं, चले जाते हैं और अपनी रिमोटेस्ट दूर दराज किसी जगह में जाके छुप जाते हैं। इविल टू हिम ओ फियर इट नॉट वट एवर फोज अगेंस्ट हिम राइज। इविल टू हिम, उनके सामने मतलब कोई बुराई आए, ओ फियर इट नॉट, तो डरो नहीं, वट एवर फोज अगेंस्ट हिम राइज, कोई भी दुश्मन उनके सामने खड़ा हो, वट एवर फोज, कोई भी दुश्मन उनके सामने अगर खड़ा हो तो अगेंस्ट हिम राइज, तो इस बात से आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बैनिश फॉर यस, आई का मतलब यस, बैनिश फॉर यस द फूलिश थॉट, जो दिमाग में आपके मूर्खता भरे सवाल आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, मूर्खता भरे जो विचार आ रहे हैं दिमाग में आपके, उन सबको बैनिश मतलब निकाल दो, उन सबको निकाल दो। एंड बी दाई सेल्फ, और बनो, आप हो कौन, सोचो, अपने बारे में सोचो, आप कौन हो, बोल्ड ग्रेट एंड वाइज, आप कौन हो, आप साहस से भरी महान बुद्धिमान महिला हो, है ना, सीता हो आप, तो आप अपने आप को पहचानो आप कौन हो, और इस तरह का डर दिमाग से निकाल दो। आपको राम जी की शक्ति का पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि उनको सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो ये फूलिश थॉट, ये बेवकूफी भरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, जो डर आपके दिमाग में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही कॉल फॉर हेल्प, कैन यू बिलीव ही लाइक ए चाइल्ड वुड श्रीक फॉर एड और प्रे फॉर रेस्पाइट और रिप्रीव। अब लक्ष्मण जी आगे बोल रहे हैं, ही कॉल फॉर हेल्प, वो मदद के लिए पुकारेंगे, वो मतलब राम जी के लिए बोल रहा है सरप्राइज होके, मतलब इस तरीके से, क्या वो मदद के लिए पुकारेंगे। कैन यू बिलीव, क्या आपको बिलीव होता है इस बात पे। ही लाइक ए चाइल्ड वुड श्रीक फॉर एड, कि एक बच्चे की तरह, ही लाइक ए चाइल्ड, अब देखो, है ना, वो एक बच्चे की तरह वुड श्रीक फॉर एड, कि वो मतलब मदद के लिए पुकारेंगे, श्रीक यानी चिल्लाएंगे, एड यानी हेल्प के लिए, और प्रे फॉर रेस्पाइट और रिप्रीव, और खुद के मतलब एक तरीके से खुद को हेल्प करवाने के लिए, रेस्पाइट और रिप्रीव मतलब खुद को एक तरीके से बोल सकते हो कि आराम प्रदान करने के लिए, रेस्पाइट यानी राहत देने के लिए, रेस्पाइट और रिप्रीव खुद को राहत में पहुंचाने के लिए, क्या वो प्रार्थना करेंगे ऐसे कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, है? क्या वो बच्चे की तरह से चिल्लाएंगे, क्या आपको लगता है कि ये वो हैं। तो इस तरीके से देखो, ही लाइक ए चाइल्ड, तो राम जी को बच्चे से कंपेयर किया गया है। तो एक तरह सिमली हो गई यहाँ पे, क्या है, सिमली, एक्चुअली उस चिल्लाने को बच्चे की तरह कंपेयर किया गया, जिस तरह से बच्चा चिल्लाता है उस तरीके से, क्योंकि राम जी की आवाज आ रही चिल्लाने की, तो ये सिमली यूज हुई, एक बच्चे से कंपेयर किया गया कि जिससे बच्चा चिल्लाता है उस तरीके से, है ना। तो देखो, तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि क्या वो मदद के लिए पुकारेंगे, क्या आपको बिलीव होता है इस बात पे कि बच्चे की तरह, ही इज लाइक ए चाइल्ड वुड सीक फॉर एड, कि बच्चे की तरह मदद के लिए पुकारेंगे, खुद को एक तरह से आराम पहुंचाने के लिए, खुद को राहत पहुंचाने के लिए। नॉट ऑफ सच मेटल इज ही मेड, इस तरह के तत्व, नॉट ऑफ सच मेटल, इस तरह के तत्वों के तो वो नहीं बने हुए। नॉट ऑफ सच मेटल इज ही मेड, ऐसी चीजों के नहीं बने हैं वो राम जी, कोई मतलब बोलते हैं ना कि तुम किस मिट्टी के बने हो, मतलब ऐसी मिट्टी के नहीं बने हुए हैं, मतलब ऐसे तत्वों के नहीं बने हुए हैं वो, कि ऐसे डर के मारे चिल्ला देंगे, बच्चे की तरह रोने लग जाएंगे। डिल्यूसिव वाज दैट पियर्सिंग क्राई, ये जो आपको, जो आपके सीने के आर पार हो जाने वाली जो आवाज सुनाई दे रही है ना आपको, पियर्सिंग क्राई यानी बिल्कुल दिल के जो आर पार हो जाए, ये जो चीख है ना, डिल्यूसिव है, ये भ्रम में डालने वाली है, डिल्यूसिव है, ये बिल्कुल भ्रम में डालने वाली चीख है ये। सम ट्रिक ऑफ मैजिक बाय द फो, दुश्मनों के द्वारा पक्का किसी ने जादू या टोना करने की कोशिश की, कोई ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। ही हैज ए वर्क, वो एक काम पे गए हैं, ही कैन नॉट डाई, वो मर नहीं सकते। बेसिकली वैसे यहाँ पे एक लाइन, इसका अर्थ, प्रॉपर अर्थ ये होगा कि ही हैज, उनको अभी एक काम करना है, उनको एक काम करना है, मतलब अभी उनका जीवन का उद्देश्य बाकी है, कि ही हैज ए वर्क, उनका जीवन का उद्देश्य बाकी है। ही कैन नॉट डाई, वो मर नहीं सकते हैं, अभी उनका जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि लक्ष्मण जी को पता था डायरेक्टली कि फ्यूचर में क्या होगा, एक तरीके से ना, कि वो दुश्मन, वो सारे राक्षसों को खत्म करने आए हैं, तो अभी और भी राक्षस बाकी हैं एक तरीके से, इसलिए अभी उनका काम पूरा हुआ नहीं है और अभी काम बाकी है, तो वो मर नहीं सकते। बिसीच मी नॉट फ्रॉम हेंस टू गो, तो बिसीच मतलब प्लीज, मुझसे रिक्वेस्ट मत करो, मी नॉट फ्रॉम हेंस टू, हेंस मतलब यहाँ से, इस जगह से, टू गो, मुझे इस जगह से जाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट मत करो, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मुझसे बार बार रिक्वेस्ट मत करो कि तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये लक्ष्मण जी ने बताया कि भाई आपको ये भ्रम हो रहा है, ये आवाज है ना, ये भ्रम पैदा करने वाली आवाज है, ये किसी जादू टोना, किसी ने पक्का चाल चली है किसी ने, है ना, वो अभी तक उनका काम अधूरा है, इस दुनिया में आने का जो काम है वो अधूरा है, वो मर नहीं सकते हैं, तो आप मुझसे जाने का रिक्वेस्ट मत करो बार बार। अब आगे देखते हैं। फॉर हियर बिसाइड दी एज ए गार्ड इट वॉज ही कमांडेड मी टू स्टे। अब देखो,
फोर हेयर बिसाइड दी, यानी बिसाइड दी मतलब तुम्हारे, यानी सीता जी के लिए बोल रहा है कि बिसाइड आपके बगल में खड़े रहने के लिए, फोर हेयर यहाँ पे आपके बगल में रहने के लिए, एज ए गार्ड एक गार्ड के रूप में, इट वॉज ही कमांडेड मी टू स्टे, ये वो मुझसे ऑर्डर देके गए हैं कि मुझे यहाँ रुकना है, आपके बगल में गार्ड के रूप में आपकी रक्षा करने के लिए मुझे यहाँ रुकना है, ये मुझे वो कमांड ऑर्डर देके गए हैं। एंड डेंजर्स विद माई लाइफ टू वॉर्ड इफ दे शुड कम अक्रॉस दाई वे, तो और कोई भी खतरा अगर इस तरफ आता है तो मुझे उसे वार्ड मतलब भगाना है उस खतरे को, विद माई लाइफ मेरी खुद की जान को जोखिम में डाल के मुझे उस खतरे को भगाना है। इफ दे शुड कम अक्रॉस दिस वे, अगर कोई भी खतरा इस रास्ते की तरफ यानी हमारी तरफ आता है, यानी आपकी तरफ कोई भी खतरा आता है, इस तरफ कोई भी खतरा आता है, तो मुझे उस खतरे को भगाना है, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही दांव पे क्यों ना लगानी पड़े। ऐसा कमांड मेरे राम जी देके गए हैं मुझे, मेरे भाई मुझे देके गए हैं। सेंड मी नॉट हैंस, इसलिए मुझे यहाँ से मत भेजो। सेंड मी नॉट हैंस फॉर इन दिस वुड बैंड स्कैटर्ड ऑफ द जाइंट्स लर्क, क्योंकि ये जो वुड यानी जंगल, फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो जंगल है ना, बैंड्स स्कैटर्ड ऑफ द जाइंट्स लर्क, उसमें ऐसे मतलब ग्रुप राक्षसों के ग्रुप घूम रहे हैं, यानी डीमंस राक्षसों के क्या है, बड़े बड़े जाइंट्स, बड़े बड़े राक्षसों के ग्रुप घूम रहे हैं, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए हैं, जाइंट्स लर्क जो कि मतलब एक तरीके से इस ताक में बैठे हुए हैं कि कब आक्रमण करें। तो ऐसे जाइंट्स इस जंगल में घूम रहे हैं, उनके ग्रुप्स बिखरे पड़े हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो। Who on their wrongs and vengeance brood and wait the hour their will to work, जो कि अपने गलत काम करने के लिए, who on their wrongs and vengeance brood, गलत काम करने के लिए और बदला लेने के लिए, क्योंकि राम जी लक्ष्मण जी ने बहुत सारे राक्षसों को मार दिया था, इसलिए बहुत से राक्षस बदला लेने के लिए ताक में बैठे रहते थे, इसलिए बोल रहे हैं कि इसलिए वो अपना गलत काम करने के लिए और बदला लेने के लिए लगातार आतुर हैं। एंड वेट द आवर देयर विल टू वर्क, और वो उस टाइम का वेट करते हैं जब वो अपना कार्य कर सकें, है ना, इसलिए मुझे यहां से जाने के लिए मत कहो। अब इसमें देखो हु, रॉन्ग, ये देखने में हु में है आता है हु, और रॉन्ग में रे आता है, देखने में डब्ल्यू है परंतु साउंड अलग है, इसलिए साउंड पे ध्यान दिया करो हमेशा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओ शेम एंड कैन यू मेक माई वेल अ प्ली फॉर लिंगरिंग। ओ शेम, अब यहाँ पर ना क्या कौन बोल रही है, सीता जी बोल रही है दोबारा कि ओ शेम, ये शर्म आने वाली बात है। एंड कैन यू मेक माई व्हील अ प्ली फॉर लिंगरिंग, व्हील का मतलब है यहाँ पर बेनिफिट्स, कि मेरे फायदे के लिए, कि आपको मेरे लिए रखा गया यहाँ पर, तो क्या मेरे फायदे के लिए कैन यू मेक माई व्हील अ प्ली फॉर लिंगरिंग, लिंगरिंग मतलब टाइम वेस्ट करना, यहीं पर भटकना, है ना, कि मेरे फायदे के लिए आप उसका बहाना बना रहे हो और यहीं पर भटक रहे हो, अ प्ली फॉर लिंगरिंग, यानी कि आप बार बार जो बोल रहे हो ना मुझे तो आपके लिए रोका गया है यहाँ पे, मुझे राम जी बोल गए हैं कि मैं आपकी रक्षा के लिए यहाँ रुकूं, तो तुम मेरे फायदे को बहाना बना के यहाँ पे भटक रहे हो, देरी कर रहे हो, यहीं पर रुके हुए हो। नाउ आई नो, अब मुझे पता चल गया है, वॉट यू आर, कि तुम एक्चुअल में हो क्या। लक्ष्मण, मुझे पता चल गया तुम्हारी असलियत, तुम क्या हो। एंड आई फील फार बेटर वर एन ओपन फो, और मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मतलब कोई तुम्हारी जगह कोई दुश्मन होता है ना, तो मैं ज्यादा अच्छा महसूस करती तुम्हारे बजाय, यानी तुम जो मेरे साथ में खड़े हो इसकी बजाय कोई दुश्मन खड़ा होता ना, तो मैं ज्यादा अच्छा महसूस करती। फार बेटर वरे ओपन फो, अब देखो एंड आई फील फार बेटर, फा फा और फा लगातार 3 बार रिपीटेशन हो रहा है, फा साउंड का एलिट्रेशन है, ठीक है, समझ में आ गया ना, एलिट्रेशन यहाँ पे। आर यू ए कॉवर्ड, क्या तुम एक कायर हो। अब सीता जी लक्ष्मण जी को कैसे बोल रहे हैं, क्या तुम एक कायर हो। आई हैव सीन दै बियरिंग इन द बैटल फ्रे वेयर फ्लू द डेथ फ्रॉट एरोज कीन, एल्स हैड आई जस्ट दी सो टुडे। आई हैव सीन, मैंने देखा है आपको पहले, दै बियरिंग इन द बैटल फ्रे, युद्ध के बीच में, वेयर फ्लू द डेथ फ्रॉट एरोज कीन, जहां पे मृत्यु से भरी हुई तीरें आपके तुणीर से निकलती हैं, मतलब आप लगातार अपने धनुष से ऐसी तीरें निकालते हो जिनमें मृत्यु छुपी हुई है, यानी दूसरों को मौत की घाट उतारने वाली तीरें आप लगातार छोड़ते हो, उड़ाते हुए मतलब छोड़ते हो, फ्लू, ऐसी तीरें उड़ते हुए मैंने देखी हैं आपकी धनुष से बीच युद्ध में। एल्स हैड आई जस्ट दी सो टुडे, है ना, अगर मैंने वो मतलब बेसिकली नहीं देखी होती ना, तो मैं आपको बहुत मतलब बहुत इजीली जज कर पाती कि आप बिल्कुल कावर्ड हो एक, क्योंकि उन्होंने ऊपर क्या लिखा है, क्वेश्चन पूछा, आर यू कावर्ड, वो सवाल पूछने, क्या तुम एक कायर हो, वो सवाल पूछा उन्होंने, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये कायर तो नहीं है ना, कायर तो नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि वो आगे रीजन बताती है ना, वो रीजन बताती है कि भाई, अब देखो ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन हो गया, है ना, ये क्या है, रेटोरिकल क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आया तो आप लिखना, रेटोरिकल क्वेश्चन है ना। तो रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा होता है जो दिखने में क्वेश्चन जैसा होता है परंतु वो क्वेश्चन होता नहीं है, क्यों, क्योंकि सवाल
उसके अंदर ही जवाब होता है। वो लैंग्वेज को इस तरह के लिखने का तरीका होता है कि क्वेश्चन जैसा लगे, कि वो ये नहीं बोल रही कि तुम कायर हो, उनको बताएगा, वो आगे खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें युद्ध में इस तरीके से लड़ते देखा है कि तुम्हारे तीर निकल रहे हैं, तुम एक के बाद एक ऐसी तीरें छोड़ रहे हो कि दुश्मन, मतलब उन तीरों में मौत छुपी हुई है दुश्मनों के लिए, है ना। तो अगर मैंने वैसा तुम्हें देखा नहीं होता ना, तो मैं तुम्हें कुछ और जज कर लेती, मैं तुम्हें कायर ही समझ लेती सही में ही, कि तुम तो कायर ही हो। आज जिस तरह से तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हें कायर ही समझ लेती अगर मैंने तुम्हें युद्ध में लड़ते हुए नहीं देखा होता तो। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। बट देन दाई लीडर स्टूड बिसाइड, देन दाई, द, ठीक है। तो अगेन इसमें द साउंड का रिपीटेशन रहा है, ये है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगेन एलिटेशन है, परंतु देन और दाई, तो इसमें क्या है, कॉन्सोनेंस भी है साथ में। 3 बार ऐसा हो गया है ना, कि एलिटेशन के साथ में कॉन्सोनेंट भी। दे के बाद में ए आ रहा है, और दाई, दाई के बाद में आ रहा है, दाई, आ। तो ये कॉन्सोनेंस भी है, वोवल साउंड बदल गया है। बट देन दाई लीडर स्टूड बिसाइड, परंतु तब, जब तुम्हें मैंने इस तरह से युद्ध में लड़ते देखा था, देन दाई लीडर स्टूड बिसाइड, तो तुम्हारा नेता था ना, वो तुम्हारे बगल में खड़ा था, यानी राम जी खड़े थे। यानी जब तुमने लास्ट टाइम युद्ध में मैं तुम्हें लड़ते देखा था, तब तो राम जी तुम्हारे बगल में खड़े थे। डेजल्स द क्लाउड व्हेन शाइन्स द सन, जो कि बेसिकली उनको एक तरह से इस तरह से दिखाया गया। अब राम जी के बारे में बोलते हैं कि जो कि सूरज के समान है, जिस तरह से सूरज जब चमकता है ना, तो डेजल्स द क्लाउड, वो बादलों को क्या कर देता है, चौंधिया देता है। डेजल्स मतलब रोशनी से, इतनी जोरदार रोशनी पड़े कि आंखें कुछ देख ना पाए। यानी जब सूरज जितनी जोरदार चमकता है, तो वो बादलों को भी अंधा कर देता है। उसी तरीके से राम जी थे, मतलब वो राम जी की एक तरीके से पर्सनैलिटी का एक्सप्लेनेशन दे रही हैं कि मैंने तुम्हें युद्ध में लड़ते देखा, परंतु उसके पीछे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा रही, परंतु उस वक्त तो तुम्हारे बगल में तुम्हारे लीडर खड़े थे, जो कि खुद ऐसे थे कि एक सूरज के समान, जिसकी रोशनी से चमक के, मतलब एक तरीके से बादल भी चौंधिया जाते हैं, और जिनके रेफ्ट ऑफ हिज रेडियांस, रेडियांस एक्चुअल में है ना रोशनी होती है, तो दिव्य रोशनी, उनमें से निकली दिव्य रोशनी। रेफ्ट का मतलब होता है स्टील होता है वैसे तो, है ना, बट चुराना, मतलब जिस तरह से उनमें से निकल के भाग रही है, यानी कि उनमें से दिव्य रोशनी निकल के भाग रही है। सीड ग्लाइड, उसको देखो किस तरह से उड़ते हुए जा रही है। अ शेपलेस मास ऑफ वेपर्स डन, एक आकार रहित वाष्प की तरह। वेपर्स डन, ग्रे रंग की, डन मतलब ग्रे रंग की, यानी ग्रे रंग की वाष्प, जिस तरीके से बिना आकार की वाष्प, ग्रे रंग की धुआं आसमान में उड़ती है, उस तरह की धुआं, उनकी रेडियंस, उनकी दिव्य रोशनी, मतलब उनके पीछे से निकल रही है, और उसमें से इस तरह से वेपर्स उड़ती हुई नजर आती हैं। इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी। सो ऑफ दाई करेज, तो जिस तरह से धुआं निकल रही होती है पीछे से, उसी तरीके से तुम्हारी साहस भी तुम्हारा निकल गया है, ये भी उड़ गया है। जिस तरह से राम जी के पीछे से धुआं निकल रही है, रेडियंस, उस तरीके से तुम्हारा साहस भी उड़ गया है। और इफ नॉट, द मैटर इज फार डार्कर डाइड, है ना। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हारा करेज, तुम्हारा साहस नहीं उड़ा है, तो फिर अगर ये मैटर नहीं है, तो मैटर इज फार डार्कर डाइड, तो इसका मतलब है कि मामला कुछ और ही, मतलब डार्कर डाइड, कुछ छुपा हुआ है, गहरा छुपा हुआ, मतलब कोई राज से भरा हुआ है। डार्कर डाइड जो मतलब है ना इसका, इसका मतलब कोई गहरा राज है। डार्कर डाइड में भी एलिट्रेशन है, डार्कर डाइड, दोनों में ड साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ये भी एलिट्रेशन है ना। और यहाँ पे शाइन्स और सन, यहाँ भी सा का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ भी एलिट्रेशन था, ठीक है। तो अगर तुम्हारा साहस तुम्हें छोड़ के नहीं गया है, तो इसका मतलब है कि मैटर, मामला कुछ और ही गंभीर है, कुछ छुपा हुआ मामला है। वॉट मेक्स दी लोथ टू लीव दिस पेट, दिस स्पॉट, तो व्हाट मेक्स दी लोथ, लोथ मतलब घृणा से, यानी तुम्हें इस जगह को छोड़ के जाने में क्यों घृणा हो रही है। ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें यहां से जाने के लिए रोक रही है, तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा यहां से जाना, ऐसी क्या चीज है। दी लोथ टू लीव, लोथ लीव, ठीक है। ल अगेन एलिट्रेशन, और साथ में कॉन्सोनेंस भी है, ले के बाद में ओ साउंड और ले के बाद में ई साउंड, ठीक है। कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन दोनों है इसमें। कि वो क्या चीज है जो तुम्हें यहां से जाने से रोक रही है। इज देयर ए मोटिव दाउ वुड हाइड, क्या कोई मोटिव है, क्या कोई तुम्हारा उद्देश्य है जो तुम पीछे छुपा रहे हो। अब उन पे डाउट कर रही सीता जी, डाउट करते बोली क्या तुम्हारा कोई उद्देश्य है जो तुम छुपा रहे हो, और जिसकी वजह से तुम यहाँ से छोड़ के जा नहीं रहे हो। ही पेरिशेस, वेल लेट हिम डाई, ठीक है। ही पेरिशेस, वेल लेट हिम डाई, ठीक है, उनको मर जाने दो। ही पेरिशेस, वो मर जाते हैं, खत्म हो गए। वेल लेट हिम डाई, उनको मरने दो, ठीक। हिज वाइफ हेंसफोर्थ शैल बी माइन ओन, और उनके मरने के बाद में उनकी वाइफ हो जाएगी मेरी। अब देखो यहाँ पे जो स्टेंजा है ना, जिस तरीके से माता सीता लक्ष्मण जी के बारे में बोल रही है ना, मतलब एक्चुअल में तोरू दत्त ने लिखा है ये तो, हमारी रामायण में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये लैंग्वेज, ये भाषा कहीं इस्तेमाल नहीं की है। तो मैं तो इस तरह की लैंग्वेज के अगेंस्ट में हूँ कि वो जिस तरह से लक्ष्मण के लिए बोलती हैं अभी फिलहाल, या बोलेंगी अभी स्टेंजा में। बट अब ये पोयम लिखी है, उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी को ध्यान रखते हुए हम जो लिखा है उसको एक्सेप्ट करेंगे। बाकी इस तरह की लैंग्वेज मैंने तो रामायण में नहीं पढ़ी कहीं भी, है ना। कि वो बोलती हैं कि देखो
कि ही पेरिशेज, अगर वो मर जाते हैं, राम जी खत्म हो जाते हैं जो संकट में अभी, वेल लेट हिम डाई, तो मरने दो उनको, ठीक है। हिज वाइफ हेंसफोर्थ शैल बी माइन, और उनकी पत्नी हो जाएगी मेरी। मतलब लक्ष्मण की तरफ से बोल रही हैं कि तुम ऐसा ही सोच रहे हो ना कि वो खत्म हो गए तो उनको मर जाने दो राम जी को, और फिर उनकी पत्नी भी मेरी हो जाएगी। कैन दैट थॉट डीप एम्बेडेड लाई विद इन दाई हार्ट्स मोस्ट सीक्रेट जोन, क्या यह विचार, कैन दैट थॉट, क्या यह विचार डीप एम्बेडेड लाई, अंदर तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, गहराई में तुम्हारे बसा हुआ है, लाए लेटा हुआ है, यानी तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, यह विचार बसा हुआ है विद इन दाई हार्ट, तुम्हारे दिल के अंदर, मोस्ट सीक्रेट जोन, तुम्हारे दिल के सबसे अंदर खुफिया जगह पर तुमने क्या मन में ये चीज विचार बसा के रख रखा है कि अगर वो मर गए तो उनकी पत्नी को मैं रख लूंगा। क्या ये विचार तुमने अपने दिमाग में, अपने दिल में रख रखा है मेरे प्रति? सर्च वेल एंड सी, ध्यान से देखो और देखो, मतलब ध्यान से ढूंढो और देखो। वन ब्रदर टेक्स हिज किंगडम, सोचो जरा, एक भाई ने तो उनसे अपना साम्राज्य ले लिया, अब वो भरत पे भी आक्रमण कर रही है एक तरीके से कि वन ब्रदर टेक्स हिज किंगडम, एक भाई ने तो राम जी से उनका साम्राज्य ले लिया, एंड वन वुड टेक हिज वाइफ, और एक उनसे पत्नी ले लेगा अब उनकी। मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रही है ना? मतलब ये क्या लिख रही है तोरू दत्त जी, सीता के मुंह से क्या बुलवा रही है एक तरीके से ना, कि भाई तुम्हारे मन में क्या ऐसा कोई ख्याल बसा हुआ है क्या, तुम्हारे दिल के अंदर गहरे कोने में कहीं कोई इस तरह से ख्याल तुमने बसा के रख रखा होगा कि अब वो खत्म हो रहे हैं तो हो जाने दो, मर रहे हैं तो मर जाने दो, उनकी पत्नी को मैं अपना बना लूंगा। जिस तरीके से एक भाई ने तो किंगडम साम्राज्य ले लिया और दूसरा भाई वाइफ ले लेगा। अ फेयर पार्टीशन, बहुत बढ़िया बंटवारा कर लेंगे दोनों भाई मिलकर। बट इट मेक्स मी शडर एंड अबोर माई लाइफ, परंतु ऐसे विचार मुझे कांपने पे मजबूर कर देते हैं, शडर एंड अबोर माई लाइफ, और मुझे मेरी लाइफ से घृणा हो जाती है, हेट्रेड है ना, अबोर मतलब हेट्रेड, मुझे मेरी लाइफ से घृणा हो जाती है जब मैं ऐसी चीजों के बारे में सोचती हूँ। तो ऐसे विचार मेरे दिमाग में आते हैं तुम्हारे बारे में, जिस तरह से तुम यहाँ खड़े हो और जा नहीं रहे हो यहाँ से, तो ये सब विचार मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है तुम ऐसा ही सोच के बैठे हो, इसलिए तुम यहाँ से जा नहीं रहे हो। तो ठीक है बच्चों, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। को हमने 11 स्टेंजा कर लिए, 11 स्टेंजा और बाकी हैं, उनको मैं कल कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।